हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपरली कर रहे होंगे। आज हमारी जो है लास्ट क्लास रहेगी जिसमें टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ फोर्स को हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन कुछ बचे थे, बाकी पोर्शन हमने न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी पहले कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज वाली जो है हमारी एक तरीके की रैपिड फायर वाली क्लास रहेगी, यानी कि सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगी, आप लोगों ने आंसर करना है। बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब समझाने वाला नहीं रहेगा। अगर कुछ आता है ऐसा क्वेश्चन में तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाएं सभी। आप लोगों ने आज जो है आज वाली क्लास में खुद आंसर देने हैं, आंसर करोगे तो ही हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो कनेक्ट हो जाए एक बार सभी। यस, फटाफट से लिंक करो भाई एक बार। स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सभी को, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इज कॉल्ड। क्या कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट को, क्या बोलेंगे? मास इनटू वेलोसिटी दैट गिव दस मोमेंटम। क्या देता है ये अपने को, कौन सा मोमेंटम है ये है जी लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम मिलेगा अपने को, लीनियर मोमेंटम। इसकी अगर हम बात करते तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम मीटर पर। क्या होगी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताना। डायमेंशन फॉर्मूला जो है लीनियर मोमेंटम का क्या रहेगा बताओ। अगर हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें को उसके बारे में पता होनी चाहिए। दैट इज इसका जो मोमेंटम रहेगा, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या रहेगा, मास के लिए m1 लिखेंगे। वेलोसिटी होती है मेरे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज लेंथ L1, और टाइम ऊपर जाएगा तो कितना t। इसका लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है सेम आता है, सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। किसके सेम आता है ये, इम्पल्स के इक्वल आता है। ठीक है, इम्पल्स भी क्या होती है मेरे पास जो है लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो डायमेंशनली क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इम्पल्स की अगर डेफिनेशन यहाँ पे पूछूं मैं, इम्पल्स क्या होगा, देखो जहाँ पे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे किस तरीके से, ऐसा नहीं कि भी क्वेश्चन आया हमने यहाँ पे सिंपल उसकी स्टेटमेंट पढ़ी आंसर मारा, इसका जैसे कि आंसर क्या बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वो हमारे लिए कोई बेनिफिट वाली बात नहीं होगी। हमें अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी के बारे में पूछता तो उससे लिंक जितनी भी चीज़ें हैं हम सारी वो एक साथ यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे ताकि दिमाग में अच्छे तरीके से वो है सेट हो जाए। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बन रही थी सारी मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसके साथ कनेक्ट हो रहा है कौन, इम्पल्स। तो इम्पल्स का भी हमें जानना जरूरी होगा, जो मतलब कि स्पेसिफिक है जानने के लिए वो हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो बताओ इम्पल्स जो है ये किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स का भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या हमने ये पिछले पेज पे किया अभी, बिल्कुल किया। लीनियर मोमेंटम की जो है ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी यूनिट है, एसआई। कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट जो है क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे, हमें पता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू इम्पल्स, एंड इम्पल्स फर्दर इक्वल टू ये। या अगर ये वाला रिलेशन नहीं ध्यान है तो आप लोगों को ये तो पक्का याद होगा, दैट इज
फोर्स जो होते हैं मेरी डी पी बाई डी टी, फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे वो उसका मोमेंटम चेंज करेगी, और जितना मोमेंटम में चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों, है ना। तो यहाँ पे डी पी की वैल्यू निकालें तो कितना आया, एफ इंटू डी टी। बात तो एक ही है ना, चाहे हम इसको इस तरीके से बताएं चाहे हम इसको इस तरीके से बताएं। यहाँ पे अगर यूनिट की बात करेंगे तो चेंज है तो मोमेंटम, लास्ट अपने पास जो बचेगा वो क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। फोर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन, और डी टी दैट इज टाइम के लिए यूज़ करेंगे सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंटम की बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लीनियर मोमेंटम। अगर डायरेक्ट आपको मोमेंटम लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियर मोमेंटम की बात। ओके, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी कि चेंज किसके साथ, चेंज टाइम के साथ। टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम कैसे वेरी कर रहा है, ये किसके इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, दैट इज किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। दैट्स वाई अपना ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन। और अगर हम बात करते हैं फोर्स की सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, डायन। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, ये चीजें भी यहाँ से ध्यान, क्लियर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स किसके इक्वल आती है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पेज पे सारी चीज़ें जो भी इससे लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड थी सभी बता दी। तो अब यहाँ पे आप आंसर करो कि क्या आएगा आंसर, क्या आएगा। अगर हम पूछते हैं कि जो इम्पल्स है वो किसके बराबर आता है, तो इम्पल्स होता है मेरे पास जे वेक्टर क्वांटिटी एफ इंटू डी टी, फोर्स इंटू क्या है यहाँ पे, टाइम। फोर्स इंटू टाइम, यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने लिया। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करते हो तो डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, फोर्स वाली ही डायरेक्शन इसकी रहेगी। तो ये कह रहा है कि ये जो इम्पल्स है ये किसके इक्वल आता है, ये हमें पता है किसके बराबर आता है, डेल्टा पी, बिकॉज डेल्टा पी इज ऑल्सो इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, बिकॉज एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर, ठीक है, डी पी ओवर डी टी बोले या डेल्टा टी ओवर डेल्टा पी बोले, डेल्टा पी सॉरी ओवर डेल्टा टी। क्यों होता है ऐसा, देखो ये जो यहाँ पे सिंबल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम ये लिखते हैं डेल्टा, इसको भी डेल्टा बोला जाता है, इसको भी डेल्टा बोला जाता है, इसको डी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये क्या शो कर रही हैं, ये दिखा रहे हैं चेंज को, वो दिखा रहे हैं चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी के रिस्पेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज आ रहा है, वो चेंज को बताने के लिए अगर हमारे पास बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है दैट्स हम यूज़ करेंगे ये वाला सिंबल, थोड़ा ज़्यादा चेंज आ रहा है ये वाला सिंबल, एंड बहुत ज़्यादा चेंज अगर आ रहा है हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों चीज़ें ही बताती हैं किसको, चेंज को। ठीक है, डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब इस वाली चीज़ को डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या अगर आप लोगों ने मैथ में अच्छे से पढ़ रखा है डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इसी का नाम है। डिफरेंशिएशन भी क्या बताता है, एक क्वांटिटी का वेरिएशन बताता है दूसरी क्वांटिटी के साथ, हाउ इट इज़ वेरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम, क्वेश्चन दोनों जो मतलब आंसर है उसमें चेंज तो मोमेंटम ही कर रहा है, चेंज तो क्या कर रहा है, मोमेंटम ही कर रहा है। यहाँ पे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे कह रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग, विच आंसर इज करेक्ट हेयर। देखो जहाँ पे ये रेट की बात कर देता है, इसकी बात करें रेट की, ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि रेट बोले तो ये क्या है, वेरिएशन, वेरिएशन है किसके साथ, विद टाइम। यहाँ पे ये टाइम के साथ वेरिएशन, अगर रेट की जगह पे यहाँ पे यूज करता वर्ड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब कि जैसे मोमेंटम ग्रेडियंट, पावर ग्रेडियंट आपने सुना होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट सुना होगा,
तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वेरिएशन, ये भी वेरिएशन को भी बताता है, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव ही करते हैं, वेरिएशन विद डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, ठीक है, किसके साथ वेरी करता है, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। यानी कि रेट को हम कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं मोमेंटम को ही चेंज कर रहे हैं, तो डी पी बाई डी टी, वेयर पी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मेरे पास डी टी जो है ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, पी क्या होगा, टी क्या होगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सिमिलरली अगर हम ग्रेडियंट को शो आउट करते हैं तो डी पी बाई डी एल, सिमिलरली दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वर्डिंग का भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो इम्पल्स के बराबर है, ना कि रेट ऑफ चेंज हो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज की अगर बात करता तो रेट यानी कि टाइम के साथ वेरिएशन किसका, मोमेंटम का, एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। तो हमारे पास इसने पूछा इम्पल्स के बारे में, तो इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, क्या है, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम द क्वांटिटी मेजर इज, जब हम शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, वो क्वांटिटी का नाम आप लोगों ने बताना, क्या रहेगा आंसर, बताना आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बताइए। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या है कि बहुत, मतलब जो इम्पैक्ट होता है दोनों चीज़ों का, दोनों चीज़ें जब कोलाइड करती है वो टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, टाइम शॉर्ट होने की वजह से फोर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो एयर बैग खुलते हैं तो उनका जो खुलने का टाइम रहता है वो माइक्रो सेकेंड्स में, यानी कि जो इम्पैक्ट वाला टाइम है उससे भी कम, ठीक है, तभी तो बच पाएगा। तो फोर्स क्या होती है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फोर्स जो मेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है उस क्वांटिटी को हमने क्या बोला है, दैट इज जे, और जे मीन्स इम्पल्स, जे मीन्स यहाँ पे क्या है, इम्पल्स। तो हमारा ऑप्शन जो है ए क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वी कैन से द फोर्स, फोर्स का ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है किसका, वेक्टर एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो हमने पहले चैप्टर कवर किया। यहाँ पे बताना है कि कौन सी इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है इसका मतलब वेक्टर के पास प्रॉपर्टीज मिलती हैं, अगर इसको रिमेंबर करें तो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा, प्लस में उसके पास मिलेगी डायरेक्शन, एंड साथ में वहाँ पे मिलेगा क्या आप लोगों को, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो जो क्वांटिटी है जो वेक्टर है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करे, फॉलो करे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे मास क्या है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली स्केलर है, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है ओनली स्केलर है, मोमेंटम कौन सा, लीनियर मोमेंटम की बात करें, यहाँ पे दोनों ही मोमेंटम कैसे होते हैं, वेक्टर, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, एंड दूसरा मेरे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है, एम वी आर, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होती है दोनों, तो दोनों ही टाइप के मोमेंटम मेरे पास क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7, क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल टू, ये कह रहा है कि जब एक क्रिकेटर, एक प्लेयर जो है बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है, ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा, बताइए। यहाँ पे मतलब क्या चीज़ वो फोर्स को इंक्रीज करता है, या फिर इम्पल्स को डिक्रीज करता है, या फिर इंक्रीज करता है टाइम ऑफ इम्पैक्ट को, या फिर डिक्रीज करता है मोमेंटम को। देखो मोमेंटम का यहाँ पे कोई भी चक्कर नहीं रहेगा,
ठीक है, क्यों? मोमेंटम जो है हम पूरे सिस्टम के लिए अगर बात करते हैं तो कंजर्व रहता है, ठीक है ना। मोमेंटम इंक्रीज यहाँ पे हम मतलब अगर दिमाग लिंक करना चाहे तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे मोमेंटम जो है एम वी होता है, और जब ग्राउंड की तरफ आ रही है, मतलब ग्राउंड इन द सेंस कि अर्थ की तरफ अगर आ रही है बॉल, तो क्या होगी, उसकी ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। बट दिस इज, ठीक है, यहाँ पे हम इस वाला कंसेप्ट नहीं लगाते। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोर्स को इंक्रीज नहीं करेगा, इम्पल्स को डिक्रीज नहीं करेगा, वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि एक तो वो बॉल को यहाँ पे पकड़े, मान लेते हैं ये उसके हाथ हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉल को पकड़े, और दूसरा वो हाथ को नीचे लेके जाए, यहाँ पे उस बॉल को जो है पकड़े। तो ये जो है क्या है, यहाँ पे ये जो टाइम गैप है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टाइम गैप अगर इंक्रीज हुआ तो इम्पल्स मेरे पास होती है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि टाइम इंक्रीज कर रहा है, ऑल ओवर सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्स क्या लगेगी वहां पे, कम लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, दैट्स वाई वो लोअर करता है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? टेल मी फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ड्यूरिंग कोलिजन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन ही क्या है, एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा बताओ, बताइए भी कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा आपका। तो देखो, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ड्यूरिंग कोलिजन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम पिछली जो हमारी थ्योरी की क्लास हुई थी फर्स्ट वाली उसमें किया था, ठीक है, दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्होंने यही बताया था कि हम कोई भी एक्शन करेंगे, यानी कि हम किसी बॉडी के ऊपर, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट की, तो ये हमारे ऊपर क्या करेगी, एक रिवर्स में फोर्स एक्ट करेगी, बट उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। हम इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे पास जो फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स लगेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या मिलेगी, अब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एफ है उसका भी एफ होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिलेगी, डिफरेंट। क्लियर है? तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कब वो कांस्टेंट रहता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कब तक कांस्टेंट रहता है, बताओ बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। यस, तो क्या यहाँ पे आंसर रहेगा, टोटल मोमेंटम की अगर बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का कब कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि ये मेरे पास एक सिस्टम है और इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अलग अलग मासेस है सभी का, अलग अलग वेलोसिटी है सभी की, लेकिन एक तो ये वाला सिनेरियो है, ठीक है, दूसरा मैं बोलूँ यहाँ पे ये वाला सिनेरियो, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उतना जितना मास पहले था उतना ही है, एक तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, दूसरा ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, तो मोमेंटम अगर देखें दोनों का क्या रहेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल मोमेंटम की, टोटल मोमेंटम जो है आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सेम या बोले कांस्टेंट रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी या इंटरनल फोर्स एक्ट करेगी, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तब, या फिर ग्रेविटी एक्ट करेगी तब। लीनियर मोमेंटम कब सेम रहेगा, जब उसकी टोटल इंटरनल फोर्स एक्ट, ठीक है, इंटरनल फोर्स एक दूसरे को, मतलब मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम थिंग हो रही है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, कब, व्हेन इंटरनल फोर्स विल एक्ट, इंटरनल फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी, तब मोमेंटम रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, इम्पल्स जो होगी, एक्सपीरियंस जो मतलब बॉडी के ऊपर इम्पल्स लगेगी वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है,
न्यूमेरिकली जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, बताओ आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताओ भाई, क्या आंसर रहने वाला। ओके, कौन सा आंसर रहेगा, देखो इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स वेट। नो, वेट क्या है, फोर्स है, खुद एक फोर्स है, इम्पल्स नहीं हो सकती, मोमेंट डायमेंशन और यूनिटी अलग होगी इसके। तो इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इट्स चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ एक्सलेशन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। हमें पता है भाई, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या इम्पल्स जो होती है दैट इज जे, ये आती है डेल्टा पी के इक्वल, या इसको हम लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या फिर आपको ये देखने को मिल सकता है M1V M2V2 माइनस M1, सबका एक ही मतलब, ठीक है, सभी चीज़ों का एक ही यहाँ पे मीनिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, when two bodies collide and move together after collision the collision is, अच्छा, कोलिजन के बारे में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया है बेसिकली, आने वाली जो क्लासेस रहेंगी उनमें हम एक बार एक दिन मतलब कोलिजन के क्वेश्चन करेंगे, पूरा उसमें कोलिजन का जो कंसेप्ट है वो रहेगा आपका। तो कोलिजन क्या होता है, बेसिकली टकराना, दो चीज़ों का टकराव। वो कोलिजन दो टाइप का रहता है, ठीक है, अगर कोलिजन की बात करते हैं तो उसके बाद ही आंसर देना आप। कोलिजन की अगर बात करें, कोलिजन क्या है मेरे पास, दो टाइप का होता है, इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है, देखो जो इलास्टिक वाला कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन जो है इसमें क्या होगा, बॉडी यहाँ पे हमने फेंक के मारी, एक मान लो रबर बॉल थी, हमने क्या किया, रबर की बॉल को नीचे ऐसे फेंका, तो क्या होगी, वो रीबाउंड होगी, क्या होगी, रीबाउंड होगी, ठीक है, या फिर हम दीवार पे फेंकते हैं तो वो वापस आ जाना, यानी कि जिस स्टेट में वो गई वापस उसी से टकरा के वापस आ जाना। तो पूरा ये जो सिस्टम है इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, यहाँ पे एनर्जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इनइलास्टिक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं इनइलास्टिक की, मान लो कि जैसे हमारे पास ये दीवार थी और मेरे पास एक यहाँ पे हम ले लेते हैं मिट्टी की एक मतलब बॉल थी, ठीक है, गीली मिट्टी की बॉल थी, मैंने इसके ऊपर फेंक के मारी, क्या होगा, मिट्टी की बॉल यहीं चिपक जाएगी, क्या होगा, स्ट्राइक कर जाएंगी। स्टिक अगर करेंगे एक दूसरे के साथ तो उसको बोलेंगे इनइलास्टिक, यानी कि जब वो गई जिस अवस्था में गई थी उसी में वापस आ रही है तो इलास्टिक कोलिजन, और अगर वो वहाँ पे क्या जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे बताओ व्हेन टू बॉडीज कोलाइड एंड मूव टुगेदर विद आफ्टर कोलिजन, मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी कि जैसे कि ये दीवार ना हो के कोई दूसरी बॉल होती तो ये क्या होता, ये बॉल आगे वाली ये इसके टकराती, ये दोनों मिल जाते फिर, और मिलने के बाद अगर एक साथ ये ट्रैवल करते तो ये यहाँ पे कोलिजन कौन सा होगा, दैट इज ऑफ इनइलास्टिक, कौन सा होगा, इनइलास्टिक, और कौन सा इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी जो है क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, bullet of mass m moving with the velocity v is stopped by a target in time t, एक बुलेट थी जिसका मास कितना था m था, मूविंग विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी थी v, इज स्टॉप आफ्टर ए टारगेट इन टाइम t, एवरेज फोर्स बताओ कितनी लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहो तो बिना मतलब ये फोर्स वाला बिना कंसेप्ट लगाए भी कर सकते हो, कैसे, हम यहाँ पे यूनिट देख लें, यूनिट अगर देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन में मैच कर रही है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है ना, एम वी बाई टी है, एम बाई टी है, वी बाई टी है, या टी बाई एम वी है। हमें एक बात पता है, फोर्स जो होती है ना डी पी बाई डी टी, वेरिएशन हटा दूँ तो एम वी बाई टी नहीं होता, यानी कि ये एम वी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम पहले कितना था, जीरो था, बाद में मोमेंटम कितना होगा, एम वी हो गया, क्योंकि मास एम था, वी वेलोसिटी, स्टॉप्ड बाय अ टारगेट, यानी कि बाद में जो है वो चीज़ क्या होगी, रुक गई, वहाँ पे रुकेगी तो क्या होगा, जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर बनेगा एम वी बाई टी, आंसर क्या बनेगा, एम वी बाई टी, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। आज वाली जो क्लास अपनी बिल्कुल स्मूथली, मतलब कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे, थ्योरी के क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है कब? एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इंटरनल फोर्स जीरो हो, इंटरनल फोर्स कांस्टेंट हो, या फिर एक्सटर्नल फोर्स वेरी करे। पहली बात तो वेरी अगर करेगी तो मोमेंटम कंजर्व नहीं, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। इंटरनल फोर्स भी जीरो, इंटरनल फोर्स उसकी एक्ट करनी चाहिए, इंटरनल फोर्स एक्ट करे, बट वो किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से एक्ट करे कि सारा का सारा जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो नेट जो टोटल फोर्स है, टोटल जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का कांस्टेंट होता है कब? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। हम ये बताते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन द बॉडी रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट और आइदर स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना ऑप्शन? एक्सटर्नल फोर्स इज, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आर, सारी की सारी एक्सटर्नल जितनी भी फोर्सेस लग रही है सारी जीरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, इसका आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि यहाँ पे हम जब भी ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हम दो ही चीज़ें निकालते हैं, कौन सी? एक तो एरिया, दूसरा हम यहाँ पे निकालते हैं स्लोप। तो क्या होगा? एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया कैसे निकालते थे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पहले। ये ग्राफ के अंदर हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और ग्राफ के अंदर हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका आंसर क्या रहने वाला है बताओ? क्या रहने वाला है आंसर, बताइए। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फोर्स टाइम ग्राफ। यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है अपने पास। तो एरिया अगर बात करते हैं, मान लो कि ये आ गया अपने पास कोई भी वेरिएशन, इसका जो एरिया आएगा, एरिया ये वाला रहेगा। ये एरिया हम निकालेंगे कैसे? एरिया ऑफ ग्राफ, एफ टी ग्राफ दैट इज फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये यह एरिया हम कैसे निकालते थे? एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। वाई एक्सिस पे कौन है? फोर्स है, और एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम है। यहाँ पे फोर्स इंटू टाइम क्या देती है अपने को? इम्पल्स देती है। डायमेंशन अगर देखें तो किसके मिल रहे हैं अपने को? डायमेंशन मिल रहे हैं इम्पल्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? वर्क, वर्क डन नहीं होगा, एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर का कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज ऑप्शन होगा सी वाला, ऑप्शन डी, सी जो है इम्पल्स करेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे वैसे भी ये तीनों क्वांटिटीज़ कैसी हैं? स्केलर हैं अपने पास ओनली। एक जो है मोमेंटम, यहाँ पे क्या है? मोमेंटम नहीं, सॉरी, इम्पल्स क्या है? वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉइल ऑफ गन आफ्टर फायरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिकॉइलिंग ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, वो गन जो है वो रिकॉइल करती है, पीछे की डायरेक्शन में आती है, तो वो किसके कारण होता है? बाय विच प्रिंसिपल? इसका एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। इसके न्यूमेरिकल किए थे हमने, ये किसका होगा आपके पास? तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ये कह रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया को ही डिफाइन करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो होंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा वहाँ पे या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा? हम बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आंसर जो है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कौन सा रहेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि एक गन हमने फायर की, फायर करने से बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन जो है पीछे की तरफ आएगी। तो कह रहा है कि रिकॉइल क्यों हुई वो? क्योंकि हमने जितनी फोर्स आगे लगाई उतनी फोर्स पीछे लगी। तो पूरे सिस्टम का देखेंगे तो मोमेंटम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज की क्लास में हमारी इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वो टॉपिक रहेगा उसमें फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आई थिंक ये जितनी भी अपनी क्लासेस चल रही हैं आप लोग इनको एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इनमें क्या है बेसिकली हम
न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे अपनी ज़्यादा कमांड बनानी है तो हम इन क्लासेस को मतलब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अपना नेक्स्ट क्लास के लिए क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।